बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर लास्ट लेक्चर में हमने पर्सन्स का कॉन्सेप्ट देखा कि हमारे टैक्स लॉ में 7 तरह के पर्सन्स प्रोवाइडेड हैं और हम टैक्स लॉ में पर्सन का स्टेटस या पर्सन का कॉन्सेप्ट क्यों कवर करते हैं उसकी कुछ रीजंस भी देखें। आज के इस लेक्चर में हमने कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की डेफिनेशन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80 में ही गिवन है, जो कि कहता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स का मतलब है कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि जो चीजें कॉमन डिक्शनरी में एओपी है, जो चीजें कॉमन प्रैक्टिकल लाइफ में डिक्शनरी में एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, वो तो है ही, लॉ मेकर ने ये 4 चीजें भी एओपी की डेफिनेशन का पार्ट बना दी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड्स अ फर्म, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, any artificial juridical person and any body of person formed under a foreign law but does not include a company। देखें, सबसे पहले आ रहा है फॉर्म। फॉर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 80 में ही दी हुई है, जिसे हम रीड करेंगे, और ये डेफिनेशन वही है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है। मैं रीड करता हूं इसे। फॉर्म मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them agreed acting for all। अगर दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर ये एग्री कर लें कि वो किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करेंगे, चाहे वो बिजनेस सारे पार्टनर्स कंडक्ट करें या उनके बिहाफ पे कोई और कंडक्ट करे, सर ये कॉन्सेप्ट, ये ग्रुपिंग ऑफ पर्सन फर्म कहलाया जाएगा। और फर्म आपके टैक्स लॉ में एसोसिएशन ऑफ पर्सन ईओपी कहलाई जाएगी। इसके बाद एक लफ्ज आ रहा है अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेसिकली हमारा ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ना, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिपील्ड ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 के कानून से बनाया गया है। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिपील ऑर्डिनेंस 1979 का कानून इनकम टैक्स एक्ट 1922 से बनाया गया है। बेसिकली पाकिस्तान के स्टैब्लिश होने से पहले यहाँ पे जब ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश रूल में भी एक टैक्स लॉ लगता था, दैट वाज इनकम टैक्स एक्ट 1922। तो बड़े सगीर में, पाकिस्तान के बनने से पहले बड़े सगीर में ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट होता था, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट भाई या आपस में जो है फैमिली मेंबर्स मिलकर कोई ना कोई ज्वाइंट फैमिली बिजनेस कंडक्ट करते थे। तो ब्रिटिश लॉ में ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ब्रिटिश लॉ में ज्वाइंट फैमिली बिजनेस के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती थी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि ज्वाइंट फैमिली बिजनेस, यानी कि फॉर एग्जांपल कि अगर दो तीन भाई मिलकर या बाप बेटा मिलकर या और कोई फैमिली मेंबर्स मिलकर कोई बिजनेस ज्वाइंटली रन कर रहे हैं, तो ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस भी आपके टैक्स लॉ में एओपी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद तीसरा आ रहा है एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, यानी कि किसी और लॉ के तहत, किसी और लॉ के तहत कोई आप आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट करो, कोई आर्टिफिशियल एओपी क्रिएट करो, यानी कि लीगली कोई एओपी क्रिएट करो, तो ये भी आपके टैक्स लॉ में एओपी कंसिडर की जाएगी। एंड पॉइंट नंबर 4, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, यानी कि पाकिस्तान में जो पार्टनरशिप्स के कानून है, अगर पाकिस्तान में एप्लीकेबल पार्टनरशिप के लॉज के तहत आप फॉर्म बनाते हो, एओपी बनाते हो, तो ये तो आपके टैक्स लॉ में एओपी है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर, चाइना में, दुबई में, यूएस में, कनाडा में, पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के तहत कोई पार्टनरशिप बनाई, किसी फॉरेन कंट्री के फॉरेन लॉ के तहत कोई एओपी बनाई, तो सर ये फॉरेन एओपी भी आपके टैक्स लॉ में एओपी कंसिडर की जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप है जो कि दुबई में रजिस्टर्ड है, तो चूंकि वो दुबई के लॉ के तहत पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है, तो वो हमारे लॉ में भी एओपी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखी है, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। इस जुमले को या इस फ्रेज को मैंने इंटेंशनली अंडरलाइन किया है। इसका क्या मतलब है, ये मैं कंपनी की डेफिनेशन में कवर करवाऊंगा। एक बात याद रखिएगा कि हमारे टैक्स लॉ में ना एओपी का कॉन्सेप्ट अराइज होने के लिए एओपी का लीगली क्रिएट होना जरूरी नहीं है। देखिए, एक तो आप पार्टनरशिप कैसे करते हो कि आप एक ट्रस्ट डीड के तहत पार्टनरशिप रजिस्टर करवाते हो, और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आपने पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाई और आप बिजनेस कर रहे हो। टैक्स लॉ में एओपी का कॉन्सेप्ट अराइज होने के लिए पार्टनरशिप का लीगली अराइज होना या लीगली क्रिएट होना जरूरी नहीं है। अगर दो या दो से ज्यादा लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी कोई ज्वाइंट इनकम कमा रहे हैं, अगर दो या दो से ज्यादा लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी कोई ज्वाइंट इनकम कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बहुत दफा अपने जान पहचान के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने और किसी नॉन लोगों के साथ कोई ज्वाइंट इनकम कमा लेते हैं, कोई ज्वाइंट बिजनेस कर लिया, कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, तो आपके टैक्स लॉ में एओपी का कॉन्सेप्ट ज्वाइंट इनकम के लिए है।
एओपी का लीगली क्रिएट होना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी आपने कोई ज्वाइंट इनकम कमाई तो सर ये इनकम भी आपकी इनकम ऑफ एओपी कंसिडर की जाएगी। तो ये बात मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख दी है कि इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश एन एओपी अंडर टैक्स लॉ, इन ऑर्डर टू स्टैब्लिश एन एओपी अंडर टैक्स लॉ, मेथड ऑफ फॉर्मेशन इज इररेलेवेंट। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट के तहत बनाते हो तो भी ये एओपी है, लेकिन आप सिर्फ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चल रहे हो, कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवाई, तो भी ये एओपी कंसिडर किया जाएगा। इट इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन पर्संस फॉर जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट बिजनेस, जॉइंट इवेंट। हम कोई जॉइंट बिजनेस करें, कोई जॉइंट वन ऑफ इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करें, कोई जॉइंटली प्रॉपर्टी एक्वायर कर ले, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई भी जॉइंट इनकम कमाएंगे, अर्न करेंगे, इनकम एओपी का कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा होगा। इसके बाद फिर अगली डेफिनेशन है हमारे पास कंपनी। कंपनी की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कंपनी मीन्स, यानी कि ये डेफिनेशन एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है। अब आप ये नहीं देखोगे कि कॉमन डिक्शनरी में कंपनी को कैसे डिफाइन किया गया है। इनकम टैक्स लॉ ने कंपनी की जो डेफिनेशन प्रोवाइड की, यही डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंसिडर की जाएगी। कहता है कंपनी मीन्स कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017। अगर पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 के तहत आपने कंपनी बनाई तो ये टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर की जाएगी। अब बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अब बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान में अगर आपने कंपनी बनानी है तो कंपनी से 2017 के तहत कंपनी बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ के तहत बनाई जाती है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज पार्लियामेंट इनेक्टेड लॉ के तहत बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि पीआईए को बनाने के लिए पार्लियामेंट से पहले एक सेपरेट कानून पास हुआ, या स्टेट लाइफ को बनाने के लिए पार्लियामेंट से एक सेपरेट कानून पास हुआ। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट बनाई जा रही है किसी और लॉ के तहत, यानी कि आपने पार्लियामेंट से कोई लॉ पास करवाया और फिर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट ये कंपनी बनाई, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट भी हमारे टैक्स लॉ में कंपनी ही कंसिडर की जाएगी। इसी तरह से मुदारबा, मुदारबा एक लीगल स्ट्रक्चर, एक इस्लामिक कंपनी का स्ट्रक्चर है, मुदारबे भी टैक्स लॉ में कंपनी है। अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय or under the law of a country outside Pakistan relating to incorporation of companies। आपने एक बॉडी क्रिएट की किसी ऐसे कानून के तहत जो कि पाकिस्तान से बाहर, रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। आसान अल्फाज में इस फ्रेज का मतलब है फॉरेन कंपनी, यानी कि अगर मैं दुबई में कोई कंपनी बना रहा हूँ, यूएस में कोई कंपनी बना रहा हूँ, तो वो पाकिस्तान के लॉ के तहत नहीं बल्कि फॉरेन लॉ के तहत बनी है। और आपने दुबई या यूएस के लॉ के तहत अगर कोई कंपनी बनाई तो ये फॉरेन लॉ के तहत बनाई जाने वाली कंपनी होगी, ये भी हमारे टैक्स लॉ में कंपनी ही कंसीडर की जाएगी। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। अगर आप किसी सोसाइटी एक्ट के तहत या किसी सोसाइटी के कानून के तहत कोई सोसाइटी क्रिएट करते हो, ये भी आपके टैक्स लॉ में कंपनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई फलाई इदारा, कोई एनजीओ, कोई एनपीओ, आपके टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर किया जाएगा। देखिए अब हम टैक्स लॉ को अप्लाई किस तरह से करते हैं। सर हम टैक्स लॉ को अप्लाई इस तरह से करते हैं कि अगर टैक्स लॉ ने कोई बात कहती ना, तो फिर आप टैक्स के प्रोविजन अप्लाई करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि रियली या प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे कहता है कंपनी मीन्स, यानी कंपनी की इन्होंने एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दे दी, और कंपनी मीन्स में लिख दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि मैं अपने जानने वाले लोगों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एओपी बनाऊं और हम एनपीओ या एनजीओ की एक्टिविटीज परफॉर्म करें। अगर प्रैक्टिकली मैं कोई एओपी के स्ट्रक्चर पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता हूं, मैं किसी एओपी के स्ट्रक्चर पे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता हूं, तो सर अब प्रैक्टिकली तो मैं एओपी हूं, लेकिन चूंकि टैक्स लॉ ने कंपनी की डेफिनेशन में एओपी को शामिल कर दिया, तो टैक्स लॉ की नजर में वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी कंसिडर किया जाएगा। भाई फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक एओपी बनाई और हम एक फिलाई इदारा रन कर रहे हैं, हम एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकली या लीगली तो हम पार्टनरशिप पे हैं, एओपी बनाई हमने, लेकिन टैक्स लॉ ने कंपनी की डेफिनेशन में एनपीओ शामिल कर दिया। यानी कि इनकम टैक्स लॉ के मामलात के लिए मेरे और मेरे दोस्त की जो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एओपी है, ये टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर की जाएगी। यही बात मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन में लिख दी है। एन एनपीओ मे बी विद द स्ट्रक्चर ऑफ एओपी, but for the purpose of income tax ordinance it will be considered as company। an NPO may be with the structure of AOP, but for the purpose of income tax ordinance it will be considered as a company। अगर प्रैक्टिकली आपने कोई एनपीओ ईओपी के स्ट्रक्चर भी बनाया तो भी टैक्स लॉ में एनपीओ कंपनी कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद हमारे पास ट्रस्ट
और एंटिटी और बॉडी ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश और कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। अगर आपने रेलिवेंट ट्रस्ट एक्ट के तहत या कोई भी ट्रस्ट लॉस के तहत कोई ट्रस्ट क्रिएट किया तो भी आपके टैक्स लॉ में कंपनी कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 को मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर में। पॉइंट नंबर 9, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। जैसे कि मैंने पर्सन के कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमारे पास 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट एक सेपरेट टैक्स पर्सन है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान को लॉ मेकर ने कंपनी की डेफिनेशन में कवर किया है। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की एक डेफिनेशन है जिसे हम लेटर स्टेज पे देखेंगे। अब पॉइंट नंबर 8 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 8 में कह रहा है अ फॉरेन एसोसिएशन। अ फॉरेन एसोसिएशन यानी कि कोई फॉरेन एओपी है, यानी कि कोई फॉरेन एओपी है। अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, which the FBR has by general or special order declared to be company for the purpose of income tax ordinance. A foreign association, whether incorporated or not, which the FBR has by general or special order declared to be company for the purpose of income tax ordinance. देखें, अगर आपने किसी फॉरेन लॉ के तहत, किसी फॉरेन एओपी के लॉ के तहत कोई एओपी बनाई और आपको एफबीआर ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया, एफबीआर ने कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू आपको कंपनी डिक्लेयर कर दिया, तो आप इनकम टैक्स लॉ की नजर में आप कंपनी कंसिडर होगे, आप एओपी कंसिडर नहीं किए जाओगे। देखिए, पास्ट में ऐसा होता था कि अगर किसी फॉरेनर को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, अब उसने सोचा कि अगर मैं कंपनी का स्ट्रक्चर बनाकर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो कंपनी की इनकम पे तो 29, कंपनी की इनकम के ऊपर तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो ये क्या करते थे कि एओपी का स्ट्रक्चर क्रिएट करके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते थे ताकि एओपी की इनकम के ऊपर स्लैब रेट अप्लाई हो। तो इस चीज को रियलाइज करते हुए एफबीआई ने अपने पास यहाँ पे एक पावर रखी है कि अगर कोई फॉरेन एओपी है और एफबीआई ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, अब ये कंपनी कंसिडर की जाएगी। यहाँ पे मैंने एक बात लिखी है, लिंक पॉइंट 4 ऑफ डेफिनेशन ऑफ एओपी। आपको याद होगा कि मैंने एओपी की डेफिनेशन में एक पॉइंट स्किप करवा दिया था, एनी बॉडी ऑफ पर्सन फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कि अगर फॉरेन लॉ के तहत कोई एओपी बनाई गई, अगर फॉरेन लॉ के तहत कोई एओपी बनाई गई तो ये हमारे पाकिस्तान के टैक्स लॉ में भी एओपी है। लेकिन अगर एफबीआर ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अगर एफबीआर ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू इसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया, अब ये कंपनी कंसिडर की जाएगी, अब ये एओपी कंसिडर नहीं की जाएगी। अब इसे एओपी की डेफिनेशन से बाहर निकाल दिया। तो अगर कोई फॉरेन एओपी है तो हमारे टैक्स लॉ में भी एओपी है, लेकिन अगर एफबीआर ने उसे कंपनी डिक्लेयर कर दिया तो अब ये कंपनी कंसिडर किया जाएगा, इसे एओपी की डेफिनेशन का पार्ट या एओपी की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एओपी और कंपनी की डेफिनेशन कवर की। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।